फ्रेंड्स, रॉकी लॉ क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन ने जो पिछली क्लास में था, पिछले सेक्शन में बात की थी कि 2x में क्या बताया गया था। तो अपन ने 2x में देखा था कि वारंट केस कौन कौन से होते हैं। तो वारंट केसेस में अपन ने देखा था कि वारंट केस किसे कहते हैं, यानी ऐसे मामले जो जिनकी सजा या तो आजीवन कारावास या डेथ पनिशमेंट हो, इनकी सजा एक तरीके से या फिर 2 साल या 2 साल से ऊपर हो, उन्हें क्या कहते हैं, वारंट केस अर्थात वारंट मामले कहते हैं। तो वारंट मामलों में अपन ने देख लिया था कि किसे किसे कहते हैं वारंट मामले। अब अपन बात करेंगे, सॉरी सेक्शन 2 वहाँ पे कंप्लीट हो गया था 2x तक, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट जितने सेक्शन थे अपने पिछले सेकंड पार्ट में देख लिए। अब अपन थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और थर्ड पार्ट में देखेंगे कि सेक्शन 3 यानी सेक्शन 3 क्या कहना चाह रहा है, और सेक्शन 3 से जितने कवर कर पाते हैं आज वो देखते हैं कितने सेक्शन कवर कर पाते हैं आज की क्लास में। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत और जोश के साथ आ जाइए रॉकी लॉ क्लासेस के साथ, और अपन अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 बताता है कि रेफरेंस के रिगार्डिंग कौन सा मजिस्ट्रेट कहाँ पर होगा, अर्थात रेफरेंस के रिगार्डिंग कौन से मजिस्ट्रेट कौन सी जगह होगा। स्टेट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, स्टेट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये ध्यान रखना। एक तो आता है स्टेट जिसकी जनसंख्या, स्टेट के अंदर दो क्षेत्र होते हैं जिनकी मेट्रोपॉलिटन एरिया और एक जनरली एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया उसे कहते हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। और दूसरी बात जनरली एरिया जिसकी 10 लाख से कम जनसंख्या होती है, वो गाँव भी आता है शहर भी आता है, जिसे जनरली एरियाज कहते हैं। तो अपन इन दोनों क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट होते हैं, और मजिस्ट्रेट के कौन कौन सी तरह के होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि मतलब कि रेफरेंस के रिगार्डिंग कौन सा मजिस्ट्रेट कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया उसे कहते हैं जिस क्षेत्र या महानगर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। तो सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया में सबसे पहला मजिस्ट्रेट कौन सा आता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और सेकंड नंबर पे आता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी CMM के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर पे आता है CMM यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये ध्यान रखना। थर्ड नंबर पे आता है चीफ, एक तरीके से थर्ड जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्य था, इसीलिए 2 ध्यान रखना है कि कौन सा, फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सेकंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और अब अपन बात करेंगे जनरली एरियाज में। जनरली एरियाज में कौन कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं। फर्स्ट आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जनरली एरिया में फर्स्ट मजिस्ट्रेट आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और दूसरा आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिन्हें CJM के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछ लेता है CJM कहाँ पे नियुक्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है जनरली एरियाज, सेकेंड ऑप्शन होता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज, थर्ड ऑप्शन होता है ये दोनों, और फोर्थ ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा टिक करना है, CJM कहाँ पे होगा, जनरली एरियाज में नियुक्त किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना कि जो मेट्रो में यानी कि इसमें बताया गया है कि टाइम में यानी एक तरीके से मजिस्ट्रेट होता है ना, यानी चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, न्यू टाइम में जाना जाता है इसको, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को। यानी जो ये होता था ना कि चीफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो ओल्ड टाइम में चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी जो जनरली एरियाज में जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसे क्या क्या वर्क होता है तो इसमें देखेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वर्क क्या क्या है। तो वर्क को ध्यान से सुनना, क्योंकि मजिस्ट्रेट्स का अगर वर्क आपको पता है तो उसकी शक्तियां भी आपको पता है। वो वर्क जो है उसकी वही शक्तियां है, वर्क और शक्तियां एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि विच इन्वॉल्व्स द apprehensions और द शिफ्टिंग और द एविडेंस और द formulation of the any decision which is the expose any person to any punishment or the penalty or the यानी एक तरीके से डिटेंशन इन द कस्टडी पेंडिंग इन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल और वुड हैव इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट दे शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड बी एक्सरसाइजेबल बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी इसका अर्थ क्या है वही अपन अभी देखेंगे। इसका अर्थ है कि
जो भी अपराध पारित होने के बाद, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी अपराध पारित होने के बाद जो भी प्रोसेस होती है, जैसे कि सबूतों से संबंधित, बेल से संबंधित, पेनल्टी से संबंधित, सजा से संबंधित, इसमें मेन यही है कि जो अपराध कारित हो जाता है उसके बाद जो भी कार्य होता है उसके जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो पेनल्टी से हो, सजा से संबंधित हो, ट्रायल से संबंधित हो, यह सभी कार्य किसका होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होता है। जनरली एरियाज में अगर कुछ कार्य अर्थात कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ये कार्य है कि उस ऑफेंस जो कमिट हो गया उसको या ट्रायल में लाए और ट्रायल में लाके जो भी सबूत है सभी का कार्य एक तरीके से देखना, देख रेख करना, सजा सुनाना, सजा को देखना, कम बत्ती, सब जो टोटल कार्य है वो सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आते हैं। अब अपन देखेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का वर्क क्या है? विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव इन नेचर सच एज द ग्रांटिंग of the license, the suspension of the cancellation of a license, a prosecution or the withdrawing from prosecution. They shall subject as of force and said be exercisable by an executive magistrate। यानी दोबारा से देख लीजिए कि which are administrative of executive in nature such as the granting of the license, the suspension or cancellation of a license, scanning of the prosecution or withdrawing from prosecution. They shall subject as aforesaid be exercisable by an executive magistrate। यानी इसका अर्थ होता है यानी कि इनका नेचर एक तरीके से क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव का होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। तो इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में ही अब इसके बारे में हिंदी में देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। यानी इस मजिस्ट्रेट की प्रकृति कार्यपालक की होती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं। और इनका बेसिक काम होता है कि लाइसेंस जारी करना, दूसरा कार्य सस्पेंशन और कैंसिलेशन करना। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर सस्पेंशन और कैंसिलेशन करना है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कार्य होता है। और अब इन दोनों शब्दों का अर्थ देखते हैं। पहला है निलंबित और दूसरा है रद्द करना। यानी जो सस्पेंशन है उसका अर्थ क्या होता है? निलंबित, और दूसरा है कैंसिलेशन। ये दोनों दो शब्द आए इसमें, ये ध्यान रखना, सस्पेंशन और कैंसिलेशन। यानी सस्पेंशन का अर्थ तो क्या होता है? निलंबित करना, और जो सेकंड वाला है उसका अर्थ होता है निलंबित करना। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 क्या कहना चाह रहा है? सेक्शन 4 में देखते हैं कि all offense under the Indian Penal Code shall be investigated, inquiry into tried and otherwise death with according to the provision hereinafter contained। अर्थ होता है कि आईपीसी में जो भी ऑफेंस या अपराध दिए हुए हैं उन सारे ऑफेंस की जांच होगी, इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। यानी इसमें बताया गया कि ऑल ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायरी इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेथ विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हेरिनआफ्टर कंटेंट। यानी जितने भी आईपीसी में जो भी ऑफेंस या अपराध दिए हुए हैं उन सभी की प्रोसीडिंग सतार्थ एक तरीके से ट्रायल है, वह इंक्वायरी, ट्रायल, ये सभी किसके तहत होंगे? सीआरपीसी के तहत होंगे। चाहे वो ऑफेंस की इंक्वायरी हो, ट्रायल हो, प्राइमा केसी मामला देखना हो, सब कुछ कार्य किसका होगा? सीआरपीसी का होगा, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का होगा। अब इसमें सेकंड बात देखते हैं कि सेकंड बात क्या कहनी चाह रही है। ये सेक्शन 4 में सेकंड क्या कहना चाह रहा है? तो सेक्शन 4 में सेकंड बताया कि ऑल ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायरी
into tried and otherwise death with according to the same provision but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner of place of investigation inquiry into trying of the otherwise dealing with such offense। ये क्या कहना चाह रहा है, यानी कि कोई भी स्पेशल लॉ है और वह किसी स्पेशल एरिया में ही लागू होगा। यानी कि कोई भी स्पेशल लॉ है और वह किसी स्पेशल एरिया में लागू होता है, वहां पर सीआरपीसी उस स्पेशल प्रोविजन या उस स्पेशल कानून के दायरे में रहकर काम करेगी। यानी स्पेशल लॉ में जो भी प्रोविजनों को काम में लिया जाएगा और जहां पर ऐसी कोई जगह ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो वहां पर सीआरपीसी में जो भी प्रोविजन है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उनको यूज लिया जाएगा। मान लीजिए किसी स्टेट का या किसी देश का स्पेशल लॉ है, स्पेशल कानून है, सीआरपीसी उसमें वहां पे मौजूद तो रहेगी उस कानून उन सभी ऑफेंस में, लेकिन वहाँ की स्पेशल जो लॉ है, विधि है, कानून है, उसमें दखल अंदाज नहीं करेगी। अगर वहाँ पे स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल लॉ नहीं है, तो सीआरपीसी क्या करेगी, वहाँ के अपने अनुसार प्रोसीडिंग्स अर्थात सीआरपीसी के अनुसार ही प्रोसीडिंग्स कोर्ट में ट्रायल वगैरह उसी के अनुसार चलेगा। अब अपन देखते हैं सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 क्या मेंशन करता है, सेक्शन 5 में क्या बताया गया है। तो सेक्शन 5 में है कि नथिंग कंटेंट इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोविजन टू द contrary effect any special or local law for the time being in force or any special jurisdiction or power। अब इसमें conferred or any special form of the procedure या फिर prescribed by any other law for the time being in force, यानी कोई भी कहीं पर अगर लोकल या फिर स्पेशल लॉ है या फिर सीआरपीसी लागू नहीं होगी, वहां पर लोकल और स्पेशल लॉ ही काम करेगा। भाई वही बात है, अगर जहां पे अलग से एक तरीके से कोई विशेष स्पेशल कानून बनाया गया है किसी स्टेट के अंदर, तो वहां पे सीआरपीसी लागू नहीं होगी। पहले ऐसे संविधान की धारा किसमें सेक्शन 5 में मेंशन है कि वहां पे क्या नहीं होगा, अपनी जो ये है बीच में दखल अंदाज नहीं देगी कौन, सीआरपीसी। अगर किसी स्टेट का स्पेशल लॉ है तो उसी लॉ के अनुसार वह कार्य किया जाएगा। अगर वहां पे स्टेट में कुछ उस लॉ की कमी है कुछ सेक्शंस की, तो उसमें सीआरपीसी इन्वॉल्व हो सकती है, वरना उसका कोई अधिकार नहीं है, ज्यूरिडिक्शन यानी उसकी कोई अधिकारिता वहां पे नहीं रहेगी। यानी कि कहीं पर भी लोकल लॉ या फिर स्पेशल लॉ है, वहां पे सीआरपीसी लागू नहीं होगी और वहां पे वह लोकल या स्पेशल लॉ काम करेगा। इसके अलावा जहां कहीं भी यदि कोई स्पेशल पावर है या कोई क्षेत्राधिकार है, वहां पे वही पावर क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रोविजन यूज किए जाएंगे सीआरपीसी के। अब अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और चैप्टर 1 में आज यहीं तक देखेंगे अपन इस क्लास को। अगले लेक्चर में अपन आगे चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे और चैप्टर 2 में नेक्स्ट सेक्शन की चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही, बस आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है रॉकी लॉ क्लासेस। वैसे तो चैनल का नाम रॉकी लॉ क्लासेस डालते ही आ जाएगा, अगर ऐसे डालने से नहीं आता है तो पूरा डाल दीजिए रॉकी लॉ क्लासेस @123, ऐसे डालते ही मेरे चैनल का नाम आ जाएगा। वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्लासें लीजिए, लीगल जानकारी अधिक से अधिक आप भी लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव यू नेक्स्ट टाइम।